तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले हैं फिजियोलॉजी में इरिथ्रोपोइसिस। यानी इरिथ्रोपोइसिस यानी क्या होता है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी जो अपने जो रेड ब्लड सेल है उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। अपन ने सभी ने सुना है कि जो आरबीसी वो बोन मैरो से बनती है, लेकिन बोन मैरो से बनती है, लेकिन कैसे बनती है, कौन कौन स्टेप से बनती है, यानी वो अपने को आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। और देखो यहाँ पे अभी अपने को जो आरबीसी वो पूछ भी रही है कि मैं कैसी बनती हूँ, यानी अपने को अभी आरबीसी कुछ बताना है कि तू कैसी बनती है करके। और मैं ये इसको यानी थोड़ा ये ट्रिकी है, लेकिन मैं इसको पाई चार्ट के हिसाब से आपको इजीएस्ट वे में और आसानी के तरीके से मैं अभी इसको बताऊंगा, और बहुत ही पाई चार्ट निकाल कर सभी यानी इंटरेस्टिंग बनाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में 10 मार्क के लिए और 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलो अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो अभी डेफिनेशन में अपन देखते हैं, इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। यानी क्या एक प्रोसेस है, कैसे ओरिजिन यानी उसका ओरिजिन वो कहाँ से बनती है, डेवलपमेंट है वो कैसी बनती है, और मैच्योरेशन है वो कैसी मैच्योर होती है ऑफ इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। तो यानी ये इसकी डेफिनेशन हुई। यानी अब मैं जैसे ऐसे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ वैसे ही आप पेपर में ऐसे पॉइंट वाइज लिख के रहना और पाई चार्ट निकाल कर आना, तभी आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क देगा। उसके बाद में अपन देखते हैं साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस यानी देखो यहाँ पे ये क्या बोल रही है, मैं कहाँ पर बनती हूँ, यानी वो कहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले अपन स्टेप वाइज देखेंगे इन फीटल लाइफ, यानी जो फीटल है यानी जो बच्चा है वो माँ के पेट में है, तो उसमें कैसे क्या बनेंगे। तो उसमें यानी ये 3 स्टेजेस है, तो अपन ये तीनों स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है मिजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरा है हिपैटिक स्टेज और तीसरा है माइलॉइड स्टेज। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मिजोब्लास्टिक स्टेज। आप बोलेंगे सर इसको भी मिजोब्लास्टिक क्यों बोलते हैं। आपने सभी ने सुना होगा मिजेनकाइमल सेल रहते हैं, और जो मिजेनकाइमल सेल से अगर इरिथ्रोपोइसिस हो रहा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिजोब्लास्टिक स्टेज। तो देखो अभी क्या बोलते हैं, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है और उसके पहले 2 मंथ में वो मिजोब्लास्टिक यानी मिजेनकाइमल सेल से इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में प्रोड्यूस फ्रॉम द मिजेनकाइमा ऑफ यॉक सैक, यानी वो मिजेनकाइमल सेल के यॉक सैक से यानी इरिथ्रोपोइसिस होते हैं, इसके कारण अपन इसको बोलते हैं मिजोब्लास्टिक स्टेज। उसके बाद में क्या है हिपैटिक स्टेज। आप सभी को पता चाहिए हिपैटिक यानी क्या है, लीवर, यानी लीवर से अगर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो उसको अपन हिपैटिक स्टेज बोलेंगे। फ्रॉम 3rd मंथ टू इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी तीसरे महीने के बाद में हिपैटिक स्टेज चालू होती है, यानी लीवर बनाता है आरबीसी। स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी स्प्लीन भी उसमें कुछ परसेंटेज में इन्वॉल्व रहता है इरिथ्रोपोइसिस के लिए। उसके बाद क्या है माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज में क्या होता है, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी जो लास्ट के 3 मंथ रहते हैं उसके फिर माइलॉइड स्टेज में जो आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम द बोन मैरो एंड लीवर। तो उसको अगर अपने आरबीसी लास्ट के 3 महीने में इंट्रायूटेराइन लाइफ में आरबीसी जो है लीवर और बोन मैरो से फॉर्मेशन होती है, तो उसको अपन कौन सी स्टेज बोलते हैं, माइलॉइड स्टेज बोलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे सभी यहाँ पे कहाँ पर देखा, अभी फीटस में देखा, जो फीटल है उसमें कहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन होंगे। उसके बाद में है इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है, चिल्ड्रन है और अडल्ट है, अभी वहां पे कहाँ पे यानी उसके साइट है फॉर्मेशन के, वो देखेंगे। प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो, यानी अभी कहाँ से वो फॉर्मेशन होगा, सिर्फ ओनली इन रेड बोन मैरो से, जो बोन मैरो है वहां से फॉर्मेशन होगा, वो भी रेड बोन मैरो से। अब पहले इसमें देखेंगे अप टू एज ऑफ 20 ईयर, यानी 20 साल तक, अगर एक आधी पर्सन उसमें 20 साल तक आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है। फॉर्म रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, ऑल लॉन्ग्स एंड फ्लैट बोन, अपने बॉडी के जितने भी बोन्स है वहां से आरबीसी का फॉर्म होगा। कहाँ में, आफ्टर यानी वो 20 उम्र का होने तक सभी बोन में से जो लॉन्ग बोन है और फ्लैट बोन है वहां से फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, यानी 20 साल के बाद कहाँ से फॉर्मेशन होगा। आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, कैपुला, इलियाक, स्कल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, यानी जितने भी अपने बॉडी में लॉन्ग बोन है, जैसे अपने लॉन्ग बोन है, शोल्डर जॉइंट होगा,
हिप जॉइन हुआ, वहां के ऊपर ऊपर क्या है सभी ध्यान में रखने का। आगे क्या है, स्टर्नम है, और आगे और क्या है, आगे स्टर्नम है, पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और उसके जो दोनों को कौन जोड़ता है, रिब जोड़ते हैं। और जो बड़े बड़े बोन है उसमें जो है ह्यूमरस हुआ, फ्यूमर हुआ, इसके जो हेड है वो वहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं और स्कल भी फॉर्मेशन करता है। तो यानी ध्यान में रखने का। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज लॉन्ग बोन्स बिकम येलो बोन मैरो बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन एंड लॉसेज द इरेथ्रोपोएटिक फंक्शन। यानी 20 साल की उम्र होने के बाद जो अपना रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। क्यों? क्योंकि जो फैट है उस बोन मैरो में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके कारण जो इरिथ्रोपोइसिस का फंक्शन नहीं कर पाता। उसके बाद में क्या है, अडल्ट, यानी जो अडल्ट है उस अडल्ट में इरिथ्रोपोइसिस का फंक्शन कहां पर होगा, अडल्ट यानी 20 उम्र के बाद में अगर कहां पे होगा अभी वो देखेंगे। लीवर एंड स्प्लीन, सबसे ज्यादा इरिथ्रोपोइसिस का यानी जो फॉर्मेशन होता है लीवर और स्प्लीन में होता है इन अडल्ट में। बोन मैरो ऑल्सो हेल्पिंग इन द इरिथ्रोपोइसिस, यानी बोन मैरो भी थोड़ा यानी वर्क करेगा। बट द 75% ऑफ द बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द WBC, ओनली 25% इन RBC। यानी जो बोन मैरो है सबसे ज्यादा वो 75% WBC बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल बनाता है, और 25% RBC बनाता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, यानी वो WBC क्यों ज्यादा बनाता है और RBC क्यों कम बनाता है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। WBC इज लेस इन नंबर देन RBC। आपको सभी को पता है जो अपने WBC रहते हैं अपने ब्लड में कम रहते हैं और RBC ज्यादा रहते हैं। इनका जो रेशियो है वो 1:500 है। अगर 1 WBC रहेंगी तो उसके पीछे 500 RBC रहेंगी। मेनली ड्यू टू द लाइफ स्पैन, यानी उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन वहां पे ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे उस पर यानी डिपेंड करता है। जो RBC है वो 120 डे रहता है, और जो WBC है ओनली 1 to 10 डेज रहती है। इसके कारण ये WBC का ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन कम है और RBC की लाइफ स्पैन ज्यादा है, तो यानी ये कम भी इसमें हुआ तो भी ये चलेगा। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस यानी वो प्रोसेसिंग कैसे, वो बनती कैसे RBC, अपन अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेम सेल, यानी आपको अपने को यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कुछ समझने पड़ेंगे क्योंकि प्रोसेस के लिए। स्टेम सेल यानी क्या, स्टेम सेल यानी आप सभी को पता होगा कि यानी इस स्टेम सेल से अपन अपने बॉडी का कौन सा भी पार्ट बना सकते हैं। यानी ये स्टेम सेल है, ये अपने बॉडी का कौन सी भी सेल या पार्ट या ऑर्गन यानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोलती है, प्राइमरी सेल कैपेबल ऑफ अ सेल्फ रिन्यूएबल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू द स्पेशलाइज सेल। यानी ये ऐसी सेल है कि एक आधे स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकती है। यानी स्टेम सेल का आपको भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा। उसके बाद में क्या है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, यानी हीमोपोएटिक यानी हीमो यानी ब्लड, यानी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सेल बनेंगी तो वो कौन सी होंगी, हीमोपोएटिक स्टेम सेल होंगी। तो प्रिमेटिव सेल इन बोन मैरो विच गिव राइज इन टू ब्लड सेल, यानी एकादी सेल प्रिमेटिव सेल है, उससे कौन सी सेल बनेंगी, ब्लड सेल बनेंगे। RBC, WBC, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट जो भी यानी बनेंगे तो वो कौन सी होंगी, उससे पहली वाली स्टेज कौन सी होंगी, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। और उसके बाद में क्या बोलते देखो, हीमोपोएटिक स्टेम सेल आर कॉल्ड द अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। यानी जो हीमोपोएटिक स्टेम है वो क्या है, अनकमिटेड है, यानी वो किसके साथ कमिटेड नहीं है, यानी उसके साथ अपन कुछ भी बना सकते हैं। WBC भी बना सकते हैं, RBC भी बना सकते हैं, और ब्लड में जो जो सेल है वो बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे सभी को बताता हूँ कि प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहले देखो ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो में क्या होगा, स्टेम सेल इन बोन मैरो, स्टेम सेल होंगे बोन मैरो में। उसके बाद में वो स्टेम सेल क्या करेंगे, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, यानी ये क्या देगा, अनकमिटेड यानी वो कमिटेड नहीं है, यानी इससे अपने ब्लड यानी ब्लड की कौन सी भी सेल बन सकती है, तो इसको अपन क्या बोले, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। उसके बाद में क्या हुआ, अपने को उसको क्या हुआ, वो अनकमिटेड थी और अभी अपने को उसको ब्लड की कौन सी भी एक सेल बनानी है, जैसे अपने को अभी इरिथ्रोसाइट बनानी है, तो क्या हुआ, कमिटेड हो गई। हो कमिटेड हो रखा है के लिए
आरबीसी के लिए उसको यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ था क्या, यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक आधी प्रोटीन आया, कोई भी आया, क्योंकि वो प्रोटीन आने के कारण जो भी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए वो कमिटेड हो गई, तो उसके अपन क्या बोलेंगे, कमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, एंड वो कमिटेड हो गई, काय के लिए कमिटेड हो गई, आरबीसी बनने के लिए कमिटेड हो गई। उसके बाद में देखेंगे अपन कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उसके बाद में क्या हुआ, वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उसने कुछ कॉलोनी बनाया, कॉलोनी बनाने के बाद तो ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट यानी सेल है एक, उसके बाद में कौन सी स्टेज है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट आई, उसके बाद में कौन सी स्टेज आई फिर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, यानी यूनिट ई यानी इरिथ्रोसाइट, उसका एक यूनिट आया कॉलोनी फॉर्मेशन होने के बाद, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल आई, देखो ये कॉलोनी फॉर्मिंग हुआ, और कॉलोनी फॉर्मिंग होने के बाद यहाँ पे क्या आया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल आई, और उसके बाद में क्या होगा, यूनिट ई सेल आने के बाद सबसे बाद में क्या बनेगा फिर, आरबीसी बनेंगी यूनिट ई सेल से, क्योंकि ये तो इसके लिए कमिटेड हो गई थी ना, इरिथ्रोसाइट के लिए, तो लास्ट में क्या बनेंगी, इरिथ्रोसाइट बनेंगी, यानी ये ऐसी पूरी प्रोसीजर चलती है सेल की। तो अभी अपन ने देखा क्या, जो प्रोसेस थी इरिथ्रोपोइस की, वो प्रोसेस कैसी चलती है, लेकिन अभी अपन देखेंगे स्टेजेस, यानी अपनी जो इरिथ्रोपोइसिस की जो स्टेजेस है, यानी कैसे क्या 1 बाय 1 सेल का कन्वर्शन होता है, उसके न्यूक्लियस में क्या आता है, यानी उसके पहले न्यूक्लियस होता है वो डिजेनरेट हो जाती है, हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस आता है, तो यानी कौन कौन स्टेज है वो अभी मैं आपको अभी समझा के बताता हूँ। तो यानी सबसे पहले जो आपने बताया प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, जो यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थी, जिसमें देखो ये पूर्ण प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। उसके बाद में मैं आपको बताया जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट देखो, ये जो ये पूरा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे न्यूक्लियस गिन सब प्रेजेंट है, कहाँ पे, प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल में। हाँ, उसके बाद में कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट आई, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट आने के बाद क्या हुआ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल, यूनिट ई सेल आया, यानी काय के लिए रिकमेंडेड हो गई, फिर वो इरिथ्रोसाइट आरबीसी के लिए रिकमेंडेड हो गई। उसके बाद में अभी उसके स्टेज देखो, स्टेज कैसे क्या फॉर्मेशन होते, स्टेज सबसे पहले क्या है, प्रो यानी पहला, कौन आया, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यानी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सबसे पहली इरिथ्रो प्रोसेस की जो इरिथ्रोपोइसिस है उसकी स्टेजेस का, प्रो इरिथ्रो यानी पहला। उसके बाद में क्या है, अर्ली अपन बोलते हैं, अर्ली यानी स्टार्टिंग में, प्रो के बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, यानी देखो टर्मिनोलॉजी आपको यानी ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी यानी अपन पेपर में लिख पाएंगे। अर्ली हो गया, अर्ली नार्मोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट के बाद में क्या होगा, इंटरमीडिएट आप देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी बीच में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये देखो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और इंटरमीडिएट के बाद में लेट नार्मोब्लास्ट, लेट यानी अभी इसको कब कैसे ध्यान में लिखेंगे, एल फॉर लेट, एल फॉर लास्ट, और सबसे लास्ट में नार्मोब्लास्ट की लास्ट स्टेज। और उसके बाद में कौन सी है फिर, ये रेटिकुलोसाइट, ये देखो आप रेटिकुलोसाइट, और सबसे लास्ट में है इरिथ्रोसाइट। यानी अभी ये कैसे ध्यान में रखने का मैं आपको सभी को यानी बताऊंगा, स्टेज वाइज कैसे ध्यान में रखेंगे अपन ने, जो ये पूरे देखे हैं यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस है, तो मैं अभी आपको यानी एक एक करके सभी स्टेप समझा के बताता हूँ। लेकिन अपन उसके पहले जो स्टेजेस है उसके पहले अपन ये समझेंगे कि चेंजेस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, यानी जो सेल है अपन ने अभी जो रेटिकुलोसाइट अपन सभी जो सेल देखा, तो उस सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं इरिथ्रोपोइसिस में, तो अभी सबसे पहले अपन देखेंगे रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल, यानी जो सेल का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फ्रॉम द डायमीटर ऑफ 25 टू 7.2 माइक्रोमीटर, यानी 25 माइक्रोमीटर से 7.2 माइक्रोमीटर उसका साइज क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, कम हो जाती है सेल के ऐसे स्टेप वाइज। उसके बाद में क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपीयरेंस यानी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आपको पता होगा जो मैच्योर आरबीसी रहते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, यानी जो पहले स्टेज है वहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो कम होता जाएगा। उसके बाद में क्या है, अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी देखो जो स्टार्टिंग वाली स्टेज है वहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अपीयरेंस होगा काय का, हीमोग्लोबिन का उस सभी सेल में। आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, यानी मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में चेंज द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो अपने सेल का साइटोप्लाज्म रहेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक उसकी कुछ स्टेनिंग की यानी प्रॉपर्टी
बदलती रहेंगी। तो है ना, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, 4 पॉइंट्स को, और 26 स्टेजेस फिर यहाँ पे अपन मानकर यानी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है सभी सेल्स में। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस यानी स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। तो ये काय के बीच की स्टेज है? स्टेजेस बिटवीन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल टू मैच्योर आरबीसी, यानी स्टेज काय के बीच के, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल थी उसके बीच में और मैच्योर आरबीसी के बीच की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सी स्टेज थी। सबसे पहले मैंने आपको बोलता प्रो यानी प्रो प्लेयर यानी पहला प्लेयर, तो कौन सा है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले कौन सी स्टेज है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट सेल डिराइव फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई सेल थी उससे कौन सी सेल बनी थी? ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनी थी। लार्ज इन द साइज विद डायमीटर 20 माइक्रोमीटर, यानी ये सबसे लार्ज सेल है स्टेज में से, उसका डायमीटर क्या है? 20 माइक्रोमीटर। यानी बरोबर ध्यान में देखो, यानी इसका जो डायमीटर है 20 हुआ। यानी जो ये है पूरा इसे पॉइंट वाइज ही आपको यानी जो यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी इसे लिख कर आना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर मार्क देंगे। न्यूक्लियस इज ए लार्ज एंड ऑक्यूपाई द सेल, एंड जो न्यूक्लियस है वो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पूरा लार्ज है, आप देख रहे हो, यानी ये सेल को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। और उसकी जो डायमीटर वो कितनी है? 20 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर एंड द रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट, एंड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट है, आपको दिख रही है स्टेज में। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? वो बेसोफिलिक इन नेचर है, यानी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का, वो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट, यानी जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है, यानी देखो ये मल्टीपल चॉइस बन सकता है। जो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट है वो कौन सी स्टेज में होता है? पहले ही स्टेज में होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में ओनली सिंथेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन बनता है क्या? नहीं बनता। तो उसके बाद में अपन देखेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, यानी अर्ली यानी आपको अभी मैंने समझा के बताया था, अर्ली यानी वो स्टार्टिंग वाली स्टेज। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की बात किया ना, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। लिटल स्मॉलर देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये क्या रहती है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है थोड़ी छोटी रहती है, यानी जो ये अपनी थोड़ा यानी जो ऐसी ये जिसको अभी साइज देखो, डायमीटर अबाउट द 15 माइक्रोमीटर, उसका क्या था? 20 माइक्रोमीटर, यानी स्लाइटली यानी थोड़ी छोटी रहती है। द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, यानी देखो वहां पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, लेकिन इस स्टेज में क्या हुआ? जो ये देखो यहाँ पे है क्या? न्यूक्लियोलाई, ओनली न्यूक्लियस है, वहां पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट नहीं है। तो यानी ये मेन पॉइंट है इस स्टेज का। क्रोमेटिन नेटवर्क आर कंडेंस, जो क्रोमाटिन फाइबर थे वो क्या हुआ? मोर कंडेंस हुआ। साइटोप्लाज्म इज ए बेसोफिलिक इन नेचर, उसको क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म है क्या है? बेसोफिलिक इन नेचर। तो इसको जब अपन क्या बोलेंगे? बेसोफिलिक इन नेचर है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसी स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। तो सभी यानी ये जो डायमीटर गिने आप अच्छे से लर्न कर लेना और ध्यान में रखना। उसके बाद की स्टेज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यानी बीच की, इंटरमीडिएट यानी बीच की वाली नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? सेल इज ए स्मॉलर देन द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, यानी जो सेल क्या है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, यानी थोड़ी स्मॉल है। विद डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर, उसका था 15 माइक्रोमीटर, और उसके पहले वाली का था 20, यानी कैसा आ रहा है? 20, 15, 10, यानी 5 का डिफरेंस हुआ। देखो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर है। न्यूक्लियस इज अ स्टिल प्रेजेंट बट द क्रोमेटिन इज अ मोर कंडेंस, जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जो है ना क्रोमेटिन हो मोर कंडेंस हुआ, क्योंकि उसका जो स्मॉल है सेल का जो साइज है वो स्मॉल हो गया, तो क्रोमेटिन का मोर कंडेंस हो गया। और आप ये मेन जो पॉइंट है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरेंस यानी यहाँ पे इस स्टेज में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के स्टेज में अपने को हीमोग्लोबिन दिखने लगता है, इस वाले स्टेज में, इस सेल में। तो यानी मेन पॉइंट है। स्टेन्स विद द बोथ एसिडिक एंड बेसिक, सो द इट इज कॉल्ड एज द पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, यानी पॉलीक्रोमिक है, 2 भी कलर ले सकती है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्ट्रेन ले सकती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट बोलेंगे इस वाले स्टेज को। उसके बाद वाली कौन सी स्टेज है फिर? लेट नॉर्मोब्लास्ट, यानी लास्ट, एल फॉर लेट,
L for last and last normoblast. Diameter of a cell decreased to 8 to 10 माइक्रोमीटर, यानी जो डायमीटर है उसकी वाली कितनी थी 10 to 12 थी, इसकी वाली कितनी हुई 8 to 10 माइक्रोमीटर हुई. न्यूक्लियस इज ए डिसअपियर, यानी जो मेन पॉइंट है इस वाले स्टेज का वो क्या है, जो न्यूक्लियस है वहाँ पे डिसअपियर होता है, यानी वहाँ पे इस स्टेज में नहीं दिखता. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है क्या इस स्टेज में, ये है लेट नॉर्मोब्लास्ट, यानी अपने आप को देखो देख नहीं रहा है न्यूक्लियस. क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, देखो हीमोग्लोबिन यहाँ पे दिख रहा है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. साइटोप्लाज्म बिकम ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक, अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म उधर था एसिडोबेसोफिलिक था, फिर इसके बाद में क्या हुआ एसिडोफिलिक हुआ. अब सर बोलेंगे एसिडोफिलिक क्यों हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा आ रहा है यहाँ पे अपीयरेंस हो रहा है, तो इसके कारण ये क्या हुआ एसिडोफिलिक हो रहा है. सबसे पहले बेसोफिलिक था, फिर बेसिडो एसिडोफिलिक हो गया, और अभी क्या हुआ वो एसिडोफिलिक हुआ. यानी ऐसे आप ध्यान में रखो, तभी ये ध्यान में रखेंगे यानी कैसे क्या पॉइंट लिखना है. उसके बाद में देखो लेट नार्मोब्लास्ट डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेज रेटिकुलोसाइट, यानी ये लेट नार्मोब्लास्ट डेवलप इनटू क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में जाती है और क्या बनती है वो रेटिकुलोसाइट बनती है. तो अपन यहाँ पे देखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेज यानी रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमैच्योर आरबीसी, यानी रेटिकुलोसाइट को अपन क्या बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी, यानी वो आरबीसी क्या है मैच्योर नहीं है. स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी, यानी आरबीसी से क्या हुआ स्लाइटली लार्जर यानी थोड़ी बड़ी है. साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क, ये देखो जो साइटोप्लाज्म है देखो यानी नेटवर्क टाइप यानी इसे प्रेजेंट है, यानी नेटवर्क टाइप यानी प्रेजेंट है, यानी इसमें क्या हुआ क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है. 2 to 6 रेटिकुलोसाइट आर प्रेजेंट फॉर द एवरी 100 आरबीसी, यानी जो आरबीसी रहेंगे अपने ब्लड में 100 आरबीसी के पीछे 2 to 6 क्या रहेंगे ये रेटिकुलोसाइट रहेंगे, यानी इमैच्योर आरबीसी रहेंगे. सेल एंटर द कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी अगर अपने बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ब्लड में जाना पड़ेगा, तो ब्लड में कैपिलरी थ्रू जाएंगी. तो कैपिलरी थ्रू कौन सी स्टेज में वो जाना शुरू करती है, तो ये रेटिकुलोसाइट में जाना चालू करती है. तो यानी ब्लड में अपने को कुछ परसेंट पे यानी रेटिकुलोसाइट भी दिखते हैं. और इसके बाद में अपनी लास्ट वाली स्टेज वो कौन सी है इरिथ्रोसाइट, यानी मैच्योर आरबीसी, वो अभी यहाँ पे देखते हैं अपन. अभी है मैच्योर आरबीसी, जो है आरबीसी अपन जो देखते हैं वो मैच्योर आरबीसी. रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर, देखो यहाँ पे रेटिकुलर नेटवर्क दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं. अटेंड द बायकॉन्वेक्स शेप, ये देखो आपको सभी को शेप पता चाहिए आरबीसी का, अपन पढ़ते ही आ रहे हैं बायकॉन्वेव शेप. और डायमीटर अबाउट 7.2 माइक्रोमीटर, आप सभी को पता है जो आरबीसी की डायमीटर ये 7.2 माइक्रोमीटर. उसके बाद में मोर हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस, आप सभी को तो पता चाहिए आरबीसी में आने न्यूक्लियस नहीं रहता और लेकिन मोर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. उसके बाद में एक पॉइंट क्या बोल रहा है रिक्वायर्ड द 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यानी जो अपनी पहली वाली स्टेज थी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट वहां से लेकर ये मैच्योर आरबीसी को बनने के लिए अपने को कितने डेज लगते हैं 7 days लगते हैं. यानी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कितने डेज लगते हैं करके, यानी 7 days लगते हैं. यानी अभी अपन ने जो पूरे स्टेज थे वो भी अपने को देख लिए. तो अपन उसके बाद में देखेंगे फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस, यानी इरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन से फैक्टर नेसेसरीज है. यानी ऐसा तो नहीं कि यानी ज्यादा रहेंगी तभी बनेंगी, वैसा नहीं. जब यानी अपने आरबीसी अगर कम रहेंगी तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, मैचुरेशन फैक्टर है, फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी अभी अपन यहाँ पे सभी फैक्टर देखते हैं. तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर में क्या स्टिमुलेटिंग यानी कुछ स्टिमुलेट करेगा आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए. तो सबसे पहला है हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया ने जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब यानी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बढ़ता जाएगा. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये ज्यादा सिक्रेट करके आरबीसी के फॉर्मेशन को यानी इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाएगा. थायरॉक्सिन हार्मोन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा बढ़ाएगा तो यानी ये भी इंक्रीज करेगा इरिथ्रोपोइसिस को. हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ करेगा तो यानी ये भी इंक्रीज ही करेगा, काय के लिए स्टिमुलेट करेगा आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए. वैसे ही वाइटामिन से वाइटामिन B3, B6, C, D एंड E ये भी यानी क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे इरिथ्रोपोइसिस को बनाने के लिए. उसके बाद में मैचुरेशन फैक्टर.
मैचुरेशन यानी वो अच्छी बनना चाहिए, यानी डेवलपमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, उसका साइज अच्छा होना चाहिए, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन फैक्टर नेसेसरी है। तो सबसे पहला फैक्टर है विटामिन B12, इंट्रेंसिक फैक्टर है, और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के भी यानी अपने को जो डॉक्टर्स है तो यानी टैबलेट देते हैं क्योंकि ब्लड में कुछ हीमोग्लोबिन की कमी आ रही, तो यानी ये मैचुरेशन के लिए काम में करते हैं। उसके बाद में कौन से फैक्टर फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, यानी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यानी कौन से फैक्टर काम में करते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल एंड विटामिन B2, B3 एंड B6, ये सभी काय के लिए काम में आते हैं, ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए काम में आते हैं। तो यानी जो इरिथ्रोपोइसिस है यानी अपने यहाँ पे पूरा टॉपिक जो है क्लियर हुआ। और वैसे ही जो मैं लेक्चर के बाद में यहाँ पे नोट्स दूंगा वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी लिख कर आना है। तो आई होप ये आपको यानी इरिथ्रोपोइसिस मैंने समझा के बताया तो आपको समझा होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल M फॉर मेडिको को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो स्टूडेंट है उनके तरफ शेयर करें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय।